चलो मैंने सभी के लिए पोल डाल दिया है। पोल को कैसे वो करना, एक्सेस करना है, जो आपका एक्टिविटीज वाला बटन है उसमें। सर आप मेरिटोरियस स्कूल बठिंडा में हो? नहीं बेटा, मैं मेरिटोरियस स्कूल बठिंडा से वापस आ गया। आप लोगों की याद आ रही थी, वापस आ गया। मुझे मिले थे कुछ स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है। मेरे B03 के स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, गुड। तो सारे सारे के सारे जो है फटाफट पोल का वोट करें, फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़े। कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है भाई? 5 ही वोट, बाकी लोग एटलीस्ट बत करे हो तो यस करो, नहीं करे हो तो नो करो। देखो, अपने कमियों को, अपने एरर्स को एक्सेप्ट करना सीखो कि नहीं हमसे गलती हुई है, तो हम ओपनली ऑनेस्टली उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ नहीं किया है, गलती हुई है, ये बात अंदर रखो। हाँ, पोल में लिखो। बताओ बेटा भावेश, पोल में ओपन करो। पोल कैसे ओपन करेंगे? ये जो नीचे बटन्स बने उसमें एक्टिविटीज का एक बटन है, उस एक्टिविटी के बटन पे जाओगे तब उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, 8 लोग बता रहे भाई, ऐसे थोड़े ना होगा। सब बताओ मुझे कितने, ताकि मुझे कुछ समझ आए कि क्या प्रोग्रेस है क्लास की, क्या समझ रहे हो, कि सिर्फ बातें हो रही है कि नहीं सच में मोटिवेटेड है, सच में बच्चे करना चाहते हैं। ठीक है, 5 6 क्वेश्चन को शीट्स दिया मैंने, कोई बहुत ज्यादा नहीं दिया है। हर क्लास के बाद 5 से 6 क्वेश्चन की शीट दिया है, वो तो कंप्लीट होने चाहिए थे। ठीक है, सब दो सब। कोई बात नहीं, जिसका फर्स्ट डे वो लीव कर दे। वो लीव करने का मतलब पोल लीव कर दे, पोल को मत छुए, पोल को मत टच करे। जिसका फर्स्ट डे है वो पोल को मत टच करे, बाकी जो पुराने हैं वो फटाफट पोल का मुझे आंसर दें। ठीक है, सब दो। मैं वेट कर रहा हूँ, कम से कम 30 वोट्स तो आने चाहिए। अभी मेरे पास 16 वोट्स है, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या है मामला बच्चों का। चलो फटाफट सब। 17 वोट्स। वोटिंग करिए भाई सब। वोटिंग करने का तरीका क्या है? एक्टिविटीज में जाइए और बताइए। बी सिंसियर, आप लोग सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हो तो उसी की तरह बिहेव करो। अपनी गलतियों को ओन करो, अपने एरर्स को ओन करो, और उस पर थोड़ा सा आप शर्मिंदा रहो कि मैंने नहीं किया, मेरी गलती है। और फिर उसके बाद उसको सुधारो, एरर को सुधारो अपने आप को जल्दी। ठीक है, 19 लोगों ने बताया, 20 लोगों ने। हाँ, और ऑनेस्ट रहना, ये नहीं कि बस जबरदस्ती सर बोल रहे हैं डांट रहे हैं तो यस करके। ऑनेस्ट रहना, ओन करो, अपनी गलतियों को ओन करो, अपने एरर्स को ओन करो कि हाँ मेरे साथ ये गलतियां हुई। बाकी लोग और जवाब दे भाई। हाँ बेटा, सॉरी से तो काम नहीं चलने वाला। सॉरी से तो नहीं काम चलने वाला है। मैंने शुरू में आप लोगों से प्रॉमिस लिया था, वादा लिया था कि आपको ये सारी मेहनत करनी है। कोई बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दिया था। 5 5 6 6 क्वेश्चन की शीट थी, 10 10 क्वेश्चन की शीट थी, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन ही, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो टिक कर सकते थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट तो किया आप लोगों ने कि नहीं किया, उसका मैं पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लीज स्टार्ट द टॉपिक। नहीं बेटा, अभी स्टार्ट द टॉपिक नहीं करेंगे, अभी तो थोड़ा 5 मिनट मुझे चाहिए होगा। क्योंकि सिर्फ ये करने से अगर हो जाता ना, टॉपिक टॉपिक पढ़ाने से सारी चीजें हो जाती ना, तो कितने सारे बच्चे निकल चुके होते आगे, और कितने सारे बच्चे कंप्लीट कर चुके होते। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ टॉपिक पढ़ाने से हो जाएगा तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। क्योंकि हमने भी एग्जाम दिया वही, और आप भी एग्जाम दोगे वही। हम आपके आपके ऐसे एग्जाम्स कई सारे दे चुके हैं, और हमें ज्यादा बेटर पता है कि क्या चीजों से एग्जाम निकलता है। अरे बट बेटा, हमें भी ऐसे ही लगता था यार, टीचर तो बकवास बातें कर, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही रहती थी। तो 20 लोगों ने जवाब दिया है। 20 में आई अप्रिशिएट दो 20 स्टूडेंट्स जिन्होंने जवाब दिया और ऑनेस्ट रहे कि भाई हमने किया कि नहीं किया। 6 बच्चों में से कम से कम 6 बच्चों ने कम से कम 2 शीट्स तो अटेम्प्ट की, जो कि पुअर परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और मुझे एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है आप लोगों से इस चीज को लेकर के। दिस आर फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक। हाँ, दिस शुड बी योर फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक, एंड आफ्टर दिस यू शुड बी सिंसियर रिगार्डिंग योर स्टडीज। ठीक है, दीज थिंग्स माइट साउंड्स लाइक कि ये क्या बातें हो रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें और कर रहे हैं। नहीं बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, और यहीं से सुधर जाना होता है। क्योंकि
अगर आप लोगों को बोला नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा, ऐसे ही आप लोग गड़बड़ चलते जाओगे। तो जो छोटा छोटा टोकूंगा मैं, छोटा छोटा मैं आप लोग को हिट करूंगा ना, यहीं से छोटी छोटी हिट से आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, सुधारना है। क्योंकि ये काम हमें करना है 2026 जनवरी तक, क्योंकि 2025 में तो आप एग्जाम दे नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आप 12th में रहोगे। 26 जनवरी में आप एग्जाम दोगे जेईई मेंस। इस पूरे एक साल में अब आपको मैं टोकता ही रहूंगा, आपको सुधारता ही रहूंगा, आपको बोलता ही रहूंगा, और आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करने का तरीका मुझसे पूछो, इम्प्रूव करने का तरीका मैं बताता भी जाऊंगा, और आप उसको इम्प्लीमेंट करते भी जाओ। हाँ बेटा, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ सारे बच्चे वोट करो, सारे बच्चे वोट करो, वोट करने का तरीका नहीं आ रहा है तो सीखो, तभी आगे बढ़ोगे, वरना ये हमारे मेहनत काम आने वाली नहीं है। ठीक है, कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए चाहिए बेटा? कोई मुझे बता सकता है परसेंटाइल का मामला, कितना नंबर चाहिए, क्या है मामला? हाँ बताओ बलजिंदर, कैन यू टेल व्हाट शुड बी द मार्क्स और परसेंटाइल टू गेट? सर पहले मैं परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। सर परसेंटेज तो मेनली हम टोटल आउट ऑफ निकालते हैं, लेकिन जेईई मेंस में जो हमारा परसेंटाइल चाहिए होता है, ये जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उससे कंपेयर करके निकलता है। हाँ एग्जैक्टली। यस सर, तो इट इज डिपेंड ऑन सर कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, और हमें एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए अबव 90 परसेंटाइल टू 95 से ऊपर हमें चाहिए होंगे, अगर हमें कोई अच्छा कॉलेज चाहिए। एग्जैक्टली 94% भी यू कैन कंसीडर, लेकिन 94% और परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल आपको तो चाहिए ही चाहिए होंगे, और उससे ज्यादा चाहिए होंगे अच्छे कॉलेज में आपके एडमिशन के लिए। मार्क्स के अराउंड बता दूं तो बहुत ज्यादा मार्क्स की ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्क्स की अराउंड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 150 भी स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 300, तो कोई बहुत बड़ा ये मार्किंग नहीं है। तो साल भर मेहनत करना है, 150 नंबर लाना है, बहुत बड़ी चीज है क्या बेटा? 300 में से 150 नंबर लाना है कोई बहुत मुश्किल चीज है क्या आप लोगों के लिए? अगर आप 150 भी ले आते हो, तो मिनिमम बोल रहा हूँ, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा आप 200 लाओ। हाँ, तो साल भर मेहनत करना है, 150 नंबर, 160 नंबर गुड लेकर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ये मेहनत अगर आप कर लोगे 150 160, जो कि 200 होने चाहिए, अगर सही से देखा जाए, साल भर मेहनत करके 200 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास साल भर में सोच लो कितने 24 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने घंटे, थोड़ा सा सोने का टाइम निकाल दो, खाने पीने का टाइम निकाल दो, थोड़ा स्कूल का टाइम निकाल दो, फिर भी बहुत बचेगा, बहुत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, अब आज से आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रख लेनी है कि आज सर ने बोला है तो नेक्स्ट क्लास से हमें क्या करके आना है, होमवर्क कंप्लीट करके आना है। क्या करके आना है? होमवर्क सर। हाँ, होमवर्क सारे कंप्लीट करने हैं, जो शीट है। बाकी होमवर्क देने को तो मैं बहुत सारा दे दूं, अभी मैं पीवाईक्यूज उठा के आपको डाल दूं, मॉड्यूल उठा के डाल दिया है मैंने, मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चन है, कर डालो, पीवाईक्यूज के मैं डाल दूंगा बस। हाँ हाँ, डेफिनेटली। एंड ट्राई टू अचीव योर गोल, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर प्रॉमिस, बी कंसिस्टेंट ऑलवेज। 10-15 मिनट का ही लगता है सर, आई हैव टू गो टू द ओके बेटा जो गो। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज की क्लास में हम देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। लेक्चर नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, ग्रेड 11 फिजिक्स जेईई की बात करते हैं, कवर सिलेबस करते हैं। और आज की डेट है 24/12/2024। आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया उसकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किसी रेक्टिलिनियर मोशन के क्या कहलाएंगे? ये किसी रेक्टिलिनियर मोशन के कहलाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किसी भी रेक्टिलिनियर मोशन के कहलाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक, अब डिफरेंस बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, जैसे कि आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, और स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, इन बातों को आज हम समझेंगे। ठीक है, अगर वेटेज की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 2024 में 17, 13, फिर 22 में 5, फिर ये 2, फिर 2020 में 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं इन टॉपिक से जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्क्रू गेज के बारे में पढ़ाया, ठीक है, और स्क्रू गेज के बारे में पढ़ाने के बाद उसके एरर्स के बारे में पढ़ाया था, और सारी चीजें सेम थी। बस ये था कि आपका पॉजिटिव एरर कैसे निकलेगा और नेगेटिव एरर कैसे निकलेगा। पॉजिटिव एरर अगर है तो जीरो कहां पर रहेगा? जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बेस लाइन के जीरो से ऊपर रहेगा,
कि नीचे रहेगा? ये बेस लाइन है, ये नंबर चल रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, Above, sir, above. अबव रहेगा, आगे रहेगा सर। ऊपर के नीचे? सॉरी, ऐसे ऐसे है, तो 0 नीचे होना चाहिए तब पॉजिटिव एरर कहलाएगा, कि 0 ऊपर होना चाहिए तब पॉजिटिव एरर कहलाएगा? सर नीचे होना चाहिए। हाँ, जब 0 नीचे रहेगा तब पॉजिटिव एरर कहलाएगा। ये कौन सा केस कहलाएगा? पॉजिटिव एरर का केस कहलाएगा। और ये कौन सा केस कहलाएगा? नेगेटिव एरर का केस कहलाएगा। आ रही ये बात समझ में क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। और उसके बाद Yes, हमने sir. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया था, जो कि सेम ही फॉर्मूला था MSD अपॉन n, जो कि वर्नियर स्केल की तरह था, लेकिन MSD को स्क्रू गेज के केस में हम दूसरा नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? पिच। पिच दे देते हैं। अब पिच कोई मुझे डिफाइन करके बताएगा क्या होता है? हाँ बेटा सिमरन, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। कोई मुझे पिच डिफाइन करो जल्दी से। पिच होता है कि अगर हम सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन कर दें तो हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे चल रहा है या हॉरिजॉन्टली कितना पीछे चलता है, उसको हम बोलते हैं पिच। ये बात नहीं पता थी क्या आकाश? आप मेरी क्लास, तो फिर पता थी सर। चलो अब रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन ABC बाय द रिलेशन। एक क्वांटिटी Q है जो ABC पर कुछ इस तरीके से डिपेंड हो रही है, इतना A4B³ अपॉन C²। परसेंटेज एरर A, B और C में जो है 3% है, 4% है, 5% है, तो परसेंटेज एरर Q में क्या होगा? ये कोई मुझे बता सकता है कैसे करेंगे? इसका करेंगे फ्रैक्शनल एडिशन। फ्रैक्शनल एडिशन कैसे लिखूं मैं इस फॉर्मूले का? सर पावर आगे आ जाती है तो और जो बोलिए। परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इधर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखूं Q को? कोई बताए भाई, फटाफट फटाफट बताओ कोई। डेल्टा Q बाई Q, ये नहीं बताया क्या मैंने? नहीं बताया? बताया था सर। नहीं, अगर बोलो, डरना नहीं है कि मैंने बोल दिया। बताया कि नहीं बताया? आप लोगों को ये पता है बात की नहीं पता है? पता है सर। चलो, अब उसके बाद नहीं पता है, किसको नहीं पता है भाई? क्यों नहीं बताया भाई? आपको क्लास में बताया है फ्रैक्शनल एडिशन कैसे करते हैं। अगर एक कोई रिजल्ट ऐसे लिखा है R इज इक्वल्स टू A प्लस B, तो इनका फ्रैक्शनल एडिशन कैसे लिखेंगे? डेल्टा R बाई R इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाई A। डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई फ्रैक्शनल B। एडिशन नहीं बताया क्या आप लोगों को भाई? बताया है सर। हाँ, बस वही सेम काम उसी चीज को अप्लाई करना है यहाँ पे भी। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे, हाँ कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बताओ ए का फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखूं जल्दी? 4 इंटू डेल्टा A बाई A प्लस, फिर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? प्लस सर, लगेगा प्लस। सर। ऐसे। फिर उसके बाद बी को क्या लिखूं? 3 इंटू डेल्टा B बाई B फिर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? प्लस लगेगा सर। प्लस ही लगेगा, इवन Right. तो डिवीजन में है तब भी क्या होगा? प्लस होगा। प्लस होएगा। सारे एरर्स को हम मैक्सिमम देखते हैं, प्लस लगेगा। सब्ट्रैक्ट Yes, कभी नहीं sir. करना एरर्स को। अब बताओ कैसे लिखूं? प्लस 2 2 डेल्टा इंटू C डेल्टा अपॉन C बाई C। हाँ, अभी काम करो, वो ये है फ्रैक्शनल, हाँ ये है फ्रैक्शनल एडिशन। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये काहे का फॉर्मूला बन जाएगा? इसको डेल्टा Q बाई Q इंटू 100, इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। अब जब लेफ्ट में किए हैं तो राइट में भी करना पड़ेगा, Percentage error, sir. करेक्ट है ना? लेफ्ट में किया मैंने तो राइट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट? यस सर। Yes, राइट में जब sir. होगा तो राइट में मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स को मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही को मिलेगा, करेक्ट? यस सर। अगर किसी Yes, को नहीं sir. समझ में आई बात तो पूछो कि क्या। अच्छा, डेल्टा A बाई A इसका क्या नाम होगा? डेल्टा A बाई A इंटू Fractional 100, error of डेल्टा A A. बाई A इंटू 100 क्या नाम होगा इसका? परसेंटेज Percentage एरर error. ऑफ A। बता Percentage A, अब error, बताओ sir. परसेंटेज एरर ऑफ A कितना परसेंट दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 3% सर। 4 इंटू यहाँ पे डेल्टा A बाई A इंटू 100 की वैल्यू दे रखा है 3%, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। डेल्टा B बाई B इंटू 100 इसका क्या नाम होगा? 4% सर। परसेंटेज एरर ऑफ डेल्टा B। हाँ, वेरी गुड 4% प्लस 2 डेल्टा C बाई C इंटू 100 इसका नाम होगा परसेंटेज एरर। कितना परसेंट दे रखा है? 5%. 5%। 5% दे रखा है।
वो एट इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12%, 3 4 जा 12%, 5 2 जा 10%, सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 34%। 34% आ जाएगा। ये सवाल आप लोगों से ऐसे नहीं हो पा रहे क्या? हो रही है सर। बस तो ये ऐसे ही सवाल है, बस वर्ड्स का मामला है थोड़ा सा कि कौन सा वर्ड का क्या मतलब है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। तो ये परसेंटेज एरर निकाल लिया, 100 इंटू डेल्टा क्यू बाई क्यू की वैल्यू जो आ गई सॉल्व करके 34% आ गई। करेक्ट? बात समझ आई सभी को? यस सर। हाँ चलो, गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी। ठीक है, अगर समझ आए। चलो अब आज की बात करेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो जब हम रेक्टिलिनियर मोशन में बता दूं क्या होता है, ऐसा मोशन जो हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होते हैं, जब स्ट्रेट पाथ पर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे होते हैं तो ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, एक ही लाइन पे मोशन कहते हैं। अब उससे सारी चीजों को समझने से पहले कि हम क्या करते हैं, किसी मोशन को हम ऑब्जर्व करेंगे। जब मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने वाला पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अर्थ पर बैठा हूँ, ठीक है, और अर्थ पर अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो आप लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं? सर रेस्ट में हो सर। अर्थ पर हूं, मैं रेस्ट में हूं। या तो बात समझ में आई सर, सभी को? अर्थ पे उससे हम मोशन में हैं। हाँ, क्या बेटा? सर, पर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से मोशन में हैं। हाँ, और अगर मैं कह रहा हूं कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूं और एस्ट्रोनॉट ऐसे स्पेस में ऐसे टहल रहा है, और अगर ये एस्ट्रोनॉट इस नुमान सर को देखेगा, नुमान सर के दूसरे फॉर्म को देखेगा, नुमान सर उसको कैसे दिखेंगे? मोशन करते हुए दिखेंगे कि रेस्ट में दिखेंगे? मोशन में हाँ, वेरी गुड। कैसे दिखेंगे? मोशन करते हुए, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। मोशन हाँ, रोटेट अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के साथ साथ ये जो नुमान सर बैठे हुए हैं, मिनी नुमान सर, ये भी रोटेट करेंगे, अर्थ के साथ साथ मूव करेंगे। तो अब चूंकि मैं अर्थ पर हूं तो मैं भी सेम स्पीड से चल रहा हूँ, इस अर्थ भी सेम स्पीड से चल रही है। मेरे अर्थ के बीच की डिस्टेंस ना घट रही है ना बढ़ रही है। मैं जिस जगह पर हूँ अभी भी उसी जगह पर हूँ, 1 घंटे बाद भी मेरी और उस जगह के बीच की डिस्टेंस सेम है, तो वो मुझे रेस्ट में लगेगी। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट है, मान लो हम किसी को एस्ट्रोनॉट बना देते हैं, इसमें से किसी स्टूडेंट को मान लो हम बना देते हैं कार्तिक को एस्ट्रोनॉट। तो कार्तिक देख रहे हैं मुझे, तो कार्तिक स्पेस में जब मुझे खड़े होकर देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि सर तो घूमे जा रहे, उधर भागे जा रहे, रुक ही नहीं रहे, कैसा सा रही है, रुक ही नहीं रहा, भागे जा रहा है इधर उधर। आई बात समझ में? तो अब ये इनको कैसा दिखेगा? अब इसको दिखेगा मोशन में सर। मोशन में दिखेगा। तो यहाँ पर जब फर्स्ट पर्सन जो अर्थ पर है, ठीक है, वो दूसरी चीजों को देखेगा, मान लो इस बॉक्स को देखेगा, उसके बगल में पड़े हुए बॉक्स को देखेगा, तो फर्स्ट पर्सन अर्थ पर बैठे हुए पर्सन को ये बॉक्स रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि उस बॉक्स से डिस्टेंस ना ही घट रही ना ही बढ़ रही, ना अभी ना बाद में। 1 घंटे बाद भी वही डिस्टेंस, 1 घंटे पहले भी वही डिस्टेंस। लेकिन एस्ट्रोनॉट, हमारे पास अश्वनी एस्ट्रोनॉट हैं और वो यहाँ से अश्वनी इसको देख रहे हैं, तो 1 घंटे पहले वो वहां था, 1 घंटे बाद वो बॉक्स उनको यहाँ दिखेगा, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उनको बॉक्स मूव करते हुए दिखेगा। तो हमने देखा कि जो मोशन का ऑब्जर्वर है उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसा मोशन हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, रेस्ट में है कि मोशन में है। अर्थ पर बैठा हुआ एक पर्सन अपने साथ रखे हुए बॉक्स को देखता है, तो 1 घंटे बाद भी बॉक्स वहीं दिखता है, ना मूव करते हुए आगे, ना मूव करते हुए पीछे, ना डिस्टेंस आगे ना डिस्टेंस पीछे बढ़ते घटते दिखती है उसको। लेकिन अर्थ के बाहर एक एस्ट्रोनॉट है, वो देखता है कि अभी यहाँ पर था बॉक्स, थोड़ी देर के बाद डिस्टेंस थोड़ा सा इधर हो गई बॉक्स की, और थोड़ी देर बाद और डिस्टेंस दूर बढ़ गई, थोड़ी देर के बाद हो सकता हो यहाँ पहुंच जाए, 1 दिन के बाद वापस से उसी जगह पे मिल जाएगा। तो उस दूसरे पर्सन, एस्ट्रोनॉट पर्सन की नजर में इस बॉक्स का मोशन हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पर्सन जो यहाँ पर है, अर्थ पर है, उसकी नजर में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो अलग अलग पर्सन की नजर से अगर हम देखेंगे तो अलग अलग काइंड ऑफ मोशन हमको मिलेगा। तो जो नजरिया है देखने का, ऑब्जर्व करने का, जो आपका पर्सपेक्टिव है, इसी पर्सपेक्टिव को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सारी बात सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो कि जैसे ट्रेन में मैं बैठा हूं, ठीक है, ट्रेन में मैं बैठा हूं और ट्रेन में मेरे सामने जो है एक कप चाय रखी हुई है, गरम गरम, इसमें से निकल रहे हैं स्टीम। अब मैं इस चाय को देख रहा हूं और वो चाय मेरे जस्ट सामने टेबल पे रखी हुई है।
अब ट्रेन आगे बढ़ते जा रही और मैं इस ट्रेन के अंदर बैठा हूं और मेरे सामने चाय रखी हुई है। 5 मिनट पहले भी चाय टेबल पे रखी थी एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस पर, और 5 मिनट भी चाय एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस पर टेबल पे रखी हुई है। लेकिन सामने यहाँ ट्रेन जा रही थी और मेरे सामने मेरे कोई स्टूडेंट, मान लो एकता खड़ी थी। एकता ने देखा कि यार चाय तो शुरू में 5 मिनट पहले यहाँ थी, और ट्रेन के बढ़ते ट्रेन जब आगे कुछ बढ़ गई तो चाय तो अब थोड़ा इधर पे पहुंच गई है, और 10 मिनट बाद चाय और आगे पहुंच गई, 15 मिनट बाद चाय इतनी आगे पहुंच गई कि अब उनको ना ट्रेन दिख रही है ना चाय दिख रही। तो यहाँ पे भी 2 ऑब्जर्वर हो गया, एक हो गया मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मैं खुद ट्रेन के अंदर हूँ। तो मेरे लिए तो चाय एकदम रेस्ट में है, ना मुझसे आगे बढ़ रही है चाय, ना मुझसे पीछे घट रही है, मेरे और चाय के बीच की डिस्टेंस पूरी जर्नी में सेम है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि भाई मैं ये चाय तो रेस्ट में है। लेकिन सामने जो बाहर, जो ट्रेन के बाहर एक स्टूडेंट है, मान लो अरविंद एक स्टूडेंट है, वो देख रहा है, वो तो चाय को शुरू में देख ही नहीं रहा था, फिर चाय उसकी तरफ आगे आती गई, क्लोज होती गई, और फिर क्लोजेस्ट होने के बाद दूर जा रही और एकदम दूर चली। तो उसके नजर में चाय मूव करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे दूसरा रेफरेंस ऑफ फ्रेम की बात करें तो उसने चाय को मूव करते हुए देखा। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो उसकी नजर में जो चाय रुकी हुई रेस्ट में। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन, अलग अलग अगर हम बात करें नजरिए से, तो वो जो मोशन का ऑब्जर्वेशन होता है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, उसी पर्सपेक्टिव को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जनरली द ऑब्जर्व इज कंसीडर्ड टू बी द एडिशन एट द कोऑर्डिनेट। अगर हम बात नहीं कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहे हैं, से देख रहे हैं कि स्पेस में से देख रहे हैं, इस चाय को कहां से देख रहे हैं, ट्रेन के अंदर से देख रहे हैं कि ट्रेन के बाहर से, तो हम या कहीं पे भी किसी भी टाइप की और भी मोशन की बात करें कि इस मोशन करते हुए पार्टिकल को, रेड वाले पार्टिकल को मोशन करते हुए मैं इस ब्लू येलो वाली पोजीशन से देख रहा हूं कि मैं इस स्काई ब्लू वाली पोजीशन से देख रहा हूं। यहाँ पे अगर बात नहीं की जाए कि कहां से देख रहे हो, तब इसका मतलब हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां से देखते हैं, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इस ओरिजिन से देखते हैं। अगर बात नहीं की जाए कि यहां से देख रहा हूं, कि मैं यहां से देख रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन से देख रहा हूं, सेकंड पोजीशन से देख रहा हूं, तब इस केस में हम क्या मानते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, जो रेफरेंस पॉइंट है, जहां से रेफरेंस देखा जा रहा है, जहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तब इस केस में हम किस जगह से मानते हैं कि हमने किस जगह से देख रखा है ऑब्जेक्ट को, रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन से देख रखा है, या ओरिजिन से हम उसको देख रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। क्वेश्चन में हाँ किसी को डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, या तो फिर डायरेक्टली वर्बली आप उससे पूछ लीजिए, ठीक है। सम दोबारा समझा दीजिए, आपका नए क्लास है ना, तो सम आपको नहीं समझ में आएगा, पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए। अब यहाँ पे वही चीज दिखाया है कि ऑब्जर्वर एक ट्रेन में है, ये देख रहा है सूटकेस को, तो सूटकेस के लिए वो क्या, उसके लिए सूटकेस रेस्ट में, लेकिन एक ट्रेन से बाहर खड़ा है तो उसके लिए ये सूटकेस काहे में है भाई, मोशन में, ठीक है। तो वही सेम बात। अब उसके बाद हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लिया, अब हम समझते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। हाँ बोलिए सर बोलिए। जब हम क्या कहते हैं अर्थ से एस्ट्रोनॉट को देखेंगे तो सर वो रेस्ट पे होगा या फिर मोशन में क्या लाएगा? बिल्कुल मोशन में कहलाएगा। आपसे एस्ट्रोनॉट की डिस्टेंस घटेगी भी और बढ़ेगी भी। कभी होगा कि आप इसके क्लोजेस्ट हो, फिर इसके मूव करके जब आप रोटेट करके उधर साइड जाओगे तो आपसे उसकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब आपसे और एस्ट्रोनॉट से बीच डिस्टेंस घट रही है, बढ़ रही है, तो हम कहेंगे क्या है, मोशन में। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो हमको वो एस्ट्रोनॉट मूव करता हुआ दिखाई देगा। ओके सर। हाँ एस्ट्रोनॉट वो मोशन में दिखाई देगा, ठीक है। बात समझ आई क्या? यस सर। हाँ यस सर। तो इवन दो मूव हम कर रहे हैं, लेकिन हम पूछेंगे कि आपको कैसा दिख रहा है एस्ट्रोनॉट, तो आप कहोगे कि मुझे तो एस्ट्रोनॉट मोशन में दिख रहा है। हालांकि एक्चुअल में तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो बात हम अलग करेंगे। हम बात करते ही नहीं, हम देखते हैं कि मैं देख रहा हूं तो मुझसे डिस्टेंस घट रही है, बढ़ रही है, तो मुझसे दूर जाता हुआ मुझसे पास आता हुआ दिख रहा है, मतलब कि वो मोशन कर रहा है। करेक्ट? यस सर। इसी को बोलते हैं फ्रेम। तो हम बात करते हैं, लेट अस कंसीडर पार्टिकल एक मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। जैसे कि आप अपने जो रूम का जो फ्लोर है उसको, एक लाइन को हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ को आप मान लो एक्स एक्सिस, विड्थ को या ब्रेड्थ को मान लो वाई एक्सिस, तो वो हो गया एक प्लेन, ठीक है। तो एक पार्टिकल आप देख रहे हो, कीड़ा चल रहा है, एक आंट चल रहा है, आपके रूम के फ्लोर पे कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और आप रूम के बिल्कुल एक कॉर्नर पे खड़े हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। एक कॉर्नर को मान लो ओरिजिन, इसी को हम ओरिजिन मान लेंगे, यहीं से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकलता है, ठीक है।
अब क्या हो गया कि जो x कोऑर्डिनेट और पाथ ट्रेस रिलीज विद द कॉरिस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा कि x और y उसका चेंज होगा, यानी जैसे जैसे वो पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा इसके कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे। कोऑर्डिनेट समझ में आता है ना सभी को? Yes, sir. हाँ, तो इसके जो हाँ पोजीशन है, x पोजीशन और y पोजीशन की, हॉरिजॉन्टली कितना दूर है आपसे और वर्टिकली कितना दूर है आपसे। 3 मिनट बाद यहाँ पहुंच गया, अब हॉरिजॉन्टली ज्यादा दूर है और वर्टिकली कम दूर है, तो x पोजीशन और y पोजीशन, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेंज होंगे और वो किसी ना किसी इक्वेशंस या किसी ना किसी एक सेट डेफिनेट रिलेशन, कोई ना कोई उसके रिलेशन चेंज होगा। यानी कि जिस तरीके से वो चेंज हो रहा है x और y, उनके आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। उस रिलेशन को, उस कनेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या मतलब कि हमेशा नहीं होगा ऐसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द हम जो केसेस पढ़ेंगे उसमें x और y में कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। x और y में रिलेशन का मतलब कि मैंने बोल दिया कि अगर ये 3 मीटर आगे बढ़ रहा है ना हॉरिजॉन्टली, तो साथ ही साथ 6 मीटर वर्टिकली नीचे जा रहा है। तो एक्चुअल में वो ऐसे मूव कर रहा है। इस मोशन में उसने हॉरिजॉन्टली 3 चला और वर्टिकली नीचे 6 चला, फिर वो आगे बढ़ा ऐसे। अब जब वो आगे बढ़ा तो हॉरिजॉन्टली फिर 3 चला और हॉरिजॉन्टली इस दफा 4 चला और वर्टिकली कितना चल गया भाई? नीचे की तरफ आ गया, 8 चल गया। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं जानबूझ के, हमेशा ग्राफ सही नहीं रहेगा। तो एक मिनट, तो अब मैं बात कर रहा हूं कि कैसे कैसे चला भाई। यहां से जब वो यहां गया ना तो हॉरिजॉन्टली 3 चला और वर्टिकली नीचे 6 चला। फिर जब ये यहां से यहां गया तो हॉरिजॉन्टली वो 4 चला है और वर्टिकली 8 नीचे चला है। फिर यहां से यहां गया तो हॉरिजॉन्टली वो 10 चला है और वर्टिकली यहाँ पे नीचे 20 चला है। वो ग्राफ कुछ भी बनाओ, पर आपको समझने वाली बात ये कि हमने देखा जब वो हॉरिजॉन्टल 3 चल रहा है तो साथ ही साथ वर्टिकल 6 चल रहा है। जब वो हॉरिजॉन्टल 4 चल रहा है तो वर्टिकल नीचे कितना चल रहा है? 8 चल रहा है। हॉरिजॉन्टल जब वो 10 चल रहा है तो वर्टिकल कितना चल रहा है? 20 चल रहा है। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कुछ ना कुछ रिलेशन है। यानी कि जितना वो हॉरिजॉन्टल हाँ, y इज इक्वल टू 2x, ये रिलेशन इनके बीच है। अगर ये 3 चल रहा है तो y 2 6 चल रहा है। अगर ये x की वैल्यू 4 है तो y 2 4 8 हो जा रहा है। अगर x की वैल्यू 10 हॉरिजॉन्टल 10 चल रहा है तो y कितना चल रहा है? 20 चल रहा है। तो कुछ ना कुछ इसके हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के मोशन में और वर्टिकल कोऑर्डिनेट के मोशन में रिलेशन है। इसी रिलेशन को, इसी डिफरेंट रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं कि इस मोशन की ट्रैजेक्टरी कहलाती है। ठीक है, इस रिलेशन को ट्रैजेक्टरी कहलाते हैं और मैथमेटिकल इक्वेशन को हम उसको क्या बोल देते हैं? ट्रैजेक्टरी इक्वेशन बोल देते हैं। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कई कई टाइप की हो सकती है। एक ट्रैजेक्टरी इक्वेशन में दे रखा है कि एक पार्टिकल चल रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर रिलेशन है तो ऐसा नहीं हमेशा रिलेशन रहेगा कि आप कहोगे सारे पार्टिकल इसी टाइप से रिलेशन चलते हैं। रिलेशन रहेगा, बहुत सारे रिलेशन रहेगा, लेकिन आपके कायदे का, आपके मतलब का रिलेशन नहीं रहेगा। आपको जो समझने का रिलेशन है वो दिया जाएगा और कुछ ना कुछ रिलेशन इसके एक्स और वाई में रिलेशन आपको दिया जाएगा। हमेशा रिलेशन नहीं होगा, ये मत समझना कि हमेशा हर कोई रिलेशन से ही चलता है। नहीं, हर सबकी मतलब हर मोशन की ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होगी ही होगी, नहीं ऐसा नहीं। आपको दिया जाए जो दिया जाएगा मोशन, उसमें ट्रैजेक्टरी इक्वेशन रहेगी। और एक ऐसा रिलेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये इसकी ट्रैजेक्टरी इक्वेशन है। तो आपने देखा कि जब भी कोई पार्टिकल, हम बात करेंगे जब एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में जब वो चलेगा तो उसके हॉरिजॉन्टल एक्स और वर्टिकल वाई में कुछ ना कुछ इस तरीके का रिलेशन रहेगा। और जब ये रिलेशन वो रहेगा, इस रिलेशन को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। और इसी रिलेशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने को, मैथमेटिकली लिख देने को क्या बोल देते हैं? ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? किसी को नहीं समझ में तो फटाक से सर रिपीट करना दोबारा। कि जब हमारे पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किसी ना किसी रिलेशन या किसी ना किसी हिसाब किताब से आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो जिस हिसाब से वो कनेक्टेड रहेंगे या जिस हिसाब से वो रिलेटेड रहेंगे आपस में एक दूसरे से, उस डिफरेंट रिलेशन को हम बोलते हैं कि इनके बीच आपस में कोई ट्रैजेक्टरी है। और उसी रिलेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देने को, मैथमेटिकली इक्वेशन बना देने को इक्वेशन को बोलते हैं, मैथमेटिकली इक्वेशन को लिखने को बोल देते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। जैसे कि आपको इक्वेशन दी जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू साइन एक्स या कुछ भी दी जा सकती है। हाँ बेटा बोलो। सर ये रिलेशन नेगेटिव, क्या कट गई आवाज? रिलेशन नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी और प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने हो सकते हैं वो सब। बात समझ में आई?
कुछ भी हो सकता है, वो आपको दिया जाए। Yes, सर sir. ये जो Clear. इक्वेशन पाथ ग्राफ में पाथ ट्रेवल करेगा, इसको हम सर ट्रेजेक्टरी पाथ कहेंगे। हाँ, ट्रेजेक्टरी पाथ कहेंगे। सिर्फ ट्रेजेक्टरी बोलना इज आल्सो फाइन, ट्रेजेक्टरी पाथ बोलना भी बोल सकते हो, लेकिन ट्रेजेक्टरी बोलना तो वो भी जो हम पैराबोलिक वाला पढ़ते थे उसके अंदर जो पाथ फॉलो होता था उसे भी तो हम ट्रेजेक्टरी कहते थे। हाँ, ट्रेजेक्टरी कहते, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी ही पढ़ना है आपको, ना हाइपरबोलिक Parabolic पढ़ना है, ना trajectory. elliptical सर पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल में भी समथिंग सेम था। हाँ, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी वही वही सेम चीज है। अब टाइप्स ऑफ हो सकता है ना रिलेशन, हम एक खास तौर टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू x स्क्वायर वाला रिलेशन पढ़ेंगे, खास टाइप का। ठीक है, साइन x वाला भी रिलेशन है, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है। cos x का भी है, वो हमको नहीं पढ़ना है। बहुत सा लॉग का भी है, और क्यूबिक वाला रिलेशन भी है, और हाइपरबोलिक रिलेशन भी है, एलिप्टिकल रिलेशन भी है, इतना नहीं पढ़ना है। सर्कुलर रिलेशन भी आएगा, उतना हमको नहीं पढ़ना। मोस्टली हमको ये पैराबोलिक रिलेशन ही पढ़ना है। लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया कि x और y में बहुत टाइप का रिलेशन हो सकता है, और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जा सकती है। और हाँ, सर अगर बताना हो ट्रेजेक्टरी क्या है, फिर कैसे बता सकते हैं हम इसे? वो पाथ जिसमें हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स के बीच कोई ना कोई डेफिनेट रिलेशन होता है, ऐसे पाथ या ऐसे मोशन ऑफ पार्टिकल को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। लिखा हुआ तो है बेटा, पढ़ लो, ये लिखा हुआ, fx coordinates of all points of the path traced by the particle are released with the corresponding y coordinates by a definite relation। तो जब x कोऑर्डिनेट के हिसाब से y कोऑर्डिनेट आपस में कनेक्टेड है, कोई ना कोई उसमें रिलेशन है, तो ऐसे पाथ या ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं? ट्रेजेक्टरी। उसको मैथमेटिकली लिख दिया तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बोल दो। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब पोजीशन मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है कि पोजीशन क्या होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब पोजीशन की बात करें तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। इट इज कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन वेयर इज द पार्टिकल एट अ, किस टाइम पे कोई पार्टिकल कहां पर है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन। और कहां पर है ये भी डिपेंड करता है कि किस नजरिए से देख रहे हो। अगर वो पर्सपेक्टिव, वो नजरिया, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ओरिजिन से देख रहे हो। तो ओरिजिन से मैंने t1 टाइम पे देखा, एक पार्टिकल इस जगह पे था, ए पोजीशन पे था, तो इसको हम बोलेंगे कि उसकी पोजीशन क्या हो गई? ए हो गई। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो पार्टिकल किस पोजीशन पे पहुंच गया? बी पोजीशन पे पहुंच गया। तो अब हम कहेंगे कि टी टाइम के बाद या थोड़े टाइम के बाद उस पार्टिकल की पोजीशन कहां पहुंच गई? बी पॉइंट पर पहुंच गई। तो किसी टाइम पर हमने इस ओ से ऑब्जेक्ट को देखा, तो जहां पे वो है वो उसका पोजीशन कहलाएगा। तो किसी और टाइम में हमने इसी रेफरेंस ओरिजिन ओ से देखा उसी सेम पार्टिकल को, तो वो कहीं और था, किसी और जगह पे था, तो वो जगह अब उसकी पोजीशन कहलाएगी। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? कि किसी टाइम पर किसी रेफरेंस ऑफ फ्रेम से जो पार्टिकल की डिस्टेंस है, या पार्टिकल का पोजीशन है, या पार्टिकल की लोकेशन है, वही उसकी पोजीशन कहलाएगी। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। वेरी गुड। कि किसी टाइम पे ऐसा है कि मैं 2 बजे देख रहा हूं तो पार्टिकल ए पर था, ए वाली पोजीशन पर था, ए लोकेशन थी उसकी। 3 बजे देख रहा हूं तो लोकेशन भी हो गई, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? पोजीशन। अब आमतौर पे आपको पोजीशन लेना कहाँ है, देखना है कहाँ है, किस रेफरेंस ऑफ फ्रेम से लेना है, किस रेफरेंस ऑफ फ्रेम से देखना है, तो आपको हमेशा ओरिजिन से देखना है, जब तक कि कहीं कुछ और बोला ना जाए, तो हमेशा आपको ओरिजिन से देखना है। करेक्ट? यस सर। तो अब पोजीशन क्या है कि इस ओ से वो कितनी डिस्टेंस पर है, ये कहलाएगा इस पार्टिकल ए की पोजीशन। ठीक है, तो पार्टिकल ए की पोजीशन क्या हो गई? पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई? आर ए। थोड़ी टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम टी टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन कहां पहुंच गई? आर बी। तो शुरू में पोजीशन पूछा जाएगा, ए की पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे कि ये जो आर ए है ये बता रहा है उसकी पोजीशन। और टी टाइम के बाद ये पार्टिकल ऐसे चलते 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 यहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, तो ओ से अब जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी इस पार्टिकल की पोजीशन आर बी। शुरू में यहाँ पर था, ए पर था, तो ओ से ए तक की जो लेंथ है वो उसकी पोजीशन कहलाएगी। और बाद में वो चलने कुछ वक्त के बाद, टी टाइम के बाद चल करके बी पे पहुंच गया, तो अब ओरिजिन से इस बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी अब इसकी नई पोजीशन। हो सकता है वो चलने के बाद थोड़ी देर के बाद चलते 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 यहाँ सी पर पहुंच गया, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी डैश टाइम, आफ्टर टाइम टी डैश टाइम के बाद, ऐसे T1 टाइम लिख लेते हैं,
आफ्टर t1 टाइम के बाद क्या हुआ कि ये C पे पहुंच गया, तो अब ओरिजिन से जो इसकी लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, वो उसकी कहलाएगी नई पोजीशन RC कहलाएगी। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। हाँ, Yes, अब sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये बात आएगी, सभी लोगों को पता है। तो शॉर्टेस्ट निकालने के लिए क्या है कि जहां से शुरू किया है और जहां पे उसने खत्म किया है, उन दोनों लाइन को आप ज्वाइन कर दो। क्या मतलब कि अगर ये ओरिजिन और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना दिया, ओरिजिन से मैं देख रहा था कि वो कहां पर था? ए पर था। थोड़ी देर के बाद वो कहां पहुंच गया? बी पहुंच गया। टी टाइम के बाद वो पहुंच गया बी। तो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो जहां से उसने स्टार्ट किया है और जहां पहुंचा है, उस लाइन को डायरेक्ट आप ज्वाइन कर दो। उसने ए से स्टार्ट किया था, उसने बी पर एंड किया, तो ओ ए से बी तक को ज्वाइन करने वाली लाइन को अब हम ये क्या बोल देंगे भाई? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी। नहीं समझ में आई ना बात? यस सर। Yes, sir. फिर से बता रहा हूं, जहां से स्टार्ट किया था ए से और जहां खत्म किया बी, तो ए से स्टार्ट किया, बी पे खत्म किया, तो ए से बी तक की जो डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग होगी, यही ए बी लाइन क्या कहलाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। करेक्ट? अभी समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ रखा होगा ना? क्या सर? वेक्टर पढ़ा है आप लोगों ने? वेक्टर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में देखोगे कि ये एक वेक्टर ए है कुछ ऐसे, इसी को दोबारा बना रहा हूं मैं ऐसे, ये वेक्टर ए हो गया, ये पॉइंट ओ है, ओ ए वेक्टर हो गया। ये ए बी है, ये ऐसे एक लाइन बनाई है मैंने, वेक्टर बनाया है ए बी है, और ये ओ बी है। ये क्या है? ओ से ज्वाइन करने वाला ओ बी है। ये सही सेम चीज दोबारा बना, वही एग्जैक्ट सेम चीज बनाई क्या मैंने? यस सर। कोई गड़बड़ तो नहीं बनाया है? नो सर। अब उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहेगा कि ओ ए प्लस ए बी जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा। एक वेक्टर के एंड पे दूसरे वेक्टर का स्टार्ट, ए बी वेक्टर का स्टार्ट यहाँ पर है और ये ए बी वेक्टर का एंड यहाँ पर है। ओ ए वेक्टर का स्टार्ट यहाँ पर है और ओ ए वेक्टर का एंड यहाँ पे है। तो एक वेक्टर ओ ए वेक्टर के एंड पर उसी दूसरे वेक्टर का स्टार्ट यहीं से शुरू हो रहा है, तो ये दूसरा वेक्टर लग गया, और ये कहलाता है दो वेक्टर्स का एडिशन, ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का एडिशन, और इनका रिजल्टेंट जो आता है वो शुरू का पॉइंट ओ और लास्ट का पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर हो जाएगा वो ओ बी हो जाएगा। करेक्ट बात बोली क्या मैंने ये कि गलत बोला? ठीक Yes, बोला सर, हेड टेल रूल से। हाँ एग्जैक्टली, हेड टेल रूल की एक के हेड पर दूसरे का टेल ज्वाइन करते हैं। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी, हेड टेल रूल। ठीक है, करेक्ट? Yes, sir. तो यहां से अगर मैं बात करूंगा कि ए बी वेक्टर को थोड़ा सा, ए बी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा? तो ये वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए हो जाएगा। करेक्ट है क्या? Yes, sir. सर। Yes, sir. तो वेक्टर ए बी एक्चुअल में, हाँ स्क्रीन नहीं शो रही है, बाकी लोग को शो हो रही कि नहीं हो रही है? Yes, हो रही है सर। आप जरा लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। तो अब ए बी वेक्टर का नाम क्या बोला था भाई? ए बी वेक्टर को तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? यही बात बोला था ना थोड़ी देर पहले, Yes, यही sir. तो बात कर रहे थे हम। ए बी वेक्टर क्या था? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, और ओ ए वेक्टर क्या था? पोजीशन था, और ओ बी वेक्टर क्या है? ये भी पोजीशन है। रिजल्टेंट। ना रिजल्टेंट तो होगा लॉ में, लेकिन एक्चुअल में क्या है? कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन है ओ बी, वो रिजल्टेंट तो है, बात सही है, लेकिन है तो पोजीशन ना। शुरू में पोजीशन Yes, क्या sir. थी? ओ ए थी, फिर वो थोड़ा सा ऐसे आगे चल के कहाँ पहुंच गया? यहाँ बी पहुंच गया, तो अब पोजीशन क्या हो जाएगी? ओ बी हो जाएगी। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? नो सर। बात सही है कि नहीं है? सही है सर। अब ए बी वेक्टर को क्या बोला था मैंने? ए बी लाइन को क्या बोला था? इसी को तो बोला था कि शुरू जहां डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो ए बी जो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डेल्टा आर से लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और ओ बी क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर एट बी, माइनस को माइनस, और स्क्रीन नहीं आ रही है? सर थोड़ा रुक के आ रही है, लैग हो रहा है सर। अच्छा लैग हो रहा है। यस सर। सर मेरे में एकदम सही चल रहा है। अब देखो,
अब यहाँ पे ओबी था तो ओबी मतलब पोजीशन वेक्टर एट बी, माइनस को माइनस लिखा, ओए ओए क्या था, वेक्टर एट ए आर ए। तो हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया, और रिलेशनशिप क्या स्टैब्लिश किया हमने कि वेक्टर डेल्टा आर जो कि पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है वो आर बी माइनस आर ए के इक्वल है, यानी कि वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बराबर आ जाता है। आर बी क्या था, फाइनली वहां पहुंचा था तो फाइनल पोजीशन, माइनस को माइनस लिखा, और आर ए क्या था, इनिशियल पोजीशन थी। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर हमें क्या देता है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी कि डेल्टा आर आपका डिस्प्लेसमेंट है। मेरी बड़ी गंदी आदत हो जाती है इधर उधर लिखने की, मुझे सही लिखना चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर एट ए, ऑफ नहीं, पोजीशन वेक्टर एट ए, और आर बी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर एट बी। ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आएगा? सर थोड़ा थोड़ा समझ आए। क्या नहीं समझ में आई ये पूछो। तो बोलो सिमरन कौर। चलो, अगर आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया है तो अब हम उसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बात करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। सर इसे पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं, जो पीछे हमने एडिशन लॉ लगाया उसको पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक पार्टिकल था, पोजीशन ए थी, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये क्या कहलाएगा, क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, आर ए। करेक्ट? गलत लिखा क्या? ठीक है सर। और वो ऐसे चल के पहुंच जाता है यहाँ पर, इस पॉइंट बी पे पहुंच गया। जब ये बी पॉइंट पहुंच गया तब इसका पोजीशन वेक्टर ये वाली लाइन हो जाएगी, जो कि कहलाएगी, रिप्रेजेंट होगी RB। करेक्ट? यस सर। यहाँ तक बात सही है। अब मैंने इस पॉइंट पर उसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दे दिए, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिया, जैसे कि मैंने दे दिया 3,2, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिया 5, हाँ चलो 5,1, 5,2 ही कर, चलो 1 ही कर, ठीक है। किसी का माइक ऑन है बेटा, ऑफ कर दो। अब हम आपसे पूछेंगे कि आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच रिलेशन निकालना। तो आपने पीछे देखा कि इसमें ये ओरिजिन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओए क्या है, पोजीशन वेक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? सर पोजीशन वेक्टर है। ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए बी डिस्प्लेसमेंट है सर। और ओ बी क्या है, ओ बी भी पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है, वो भी पोजीशन। लिखेंगे कैसे हम? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर से लिखते हैं, लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल्टा आर है। तो इन तीनों वेक्टर में क्या रिलेशन बनेगा, कोई मुझे बताएगा? फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? सर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए। डेल्टा बी नहीं, आर बी माइनस आर ए, आर मतलब पोजीशन। यस सर, आर बी माइनस आर ए। यस करेक्ट। चलो, अब मुझे चाहिए पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि मुझे नहीं पता। आरबी क्या है? अच्छा, आरबी फाइनल पोजीशन है कि इनिशियल पोजीशन है? फाइनल पोजीशन है सर। हाँ, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है कि इनिशियल माइनस फाइनल निकालना है? सो फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है। अब मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए थे 5,1, बी पॉइंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 5,1 थे। 5,1 का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कैसे लिखना है? इसको लिखना है 5i कैप प्लस j कैप। ये बात आप लोगों को समझ में आती है वेक्टर्स? यस सर। माइनस, अरे ए पॉइंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए थे, बताओ इसको कैसे लिखूं मैं, रिप्रेजेंट कैसे करूं? 3i कैप प्लस ए पॉइंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करूं? माइनस
माइनस 3i फॉर्मूले वाला है, इसको plus छोड़ो आप, 2j इस माइनस को छोड़ो आप, माइनस फॉर्मूले वाला है, इसको ब्रैकेट के बाद 2j cap sir. 3i plus 2j 2i कैप 2j प्लस cap. 2j कैप। अब उसकी ब्रैकेट ओपन करो, सिंपली सॉल्व कर लो, 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप। ये माइनस से फॉर्मूले का था, वो नहीं पूछा था मैंने। 5i माइनस 3i कितना हो जाएगा ऑपरेट होकर के? 2i कैप ऑपरेट होकर कितना हो जाएगा? माइनस जे कैप। माइनस आपने j रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल लिया काहे का? डिस्प्लेसमेंट का, कि उसने हॉरिजॉन्टली कितना चला है? 2 यूनिट, और वर्टिकली कितना चला है? -1 1 यूनिट -1 यूनिट का -1 बोलेंगे। -1 का Yes, मतलब ऊपर की तरफ चला है कि नीचे की तरफ चला है? ऊपर की तरफ चला है सर। नहीं, +1 का मतलब नीचे की तरफ सर, -1 का मतलब होगा नीचे की तरफ सर. अगर यहाँ पे -2 होता तो वो राइट साइड चला है हॉरिजॉन्टली कि लेफ्ट साइड चला है हॉरिजॉन्टली? सर लेफ्ट हैंड साइड. हाँ, बस ये चीज Left बात side, समझ में sir. आई क्या स्टूडेंट्स को? यस सर। Yes sir. हाँ, तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में आपने निकाल लिया। अब उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है पोजीशन की, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। 1 मिनट, चलो हो गया। अब देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट को कह देता हूं कि भैया आप जो है उठो, और उठ के मान लो अभिषेक को बोल दिया उठो, उठ के चलो 5 किलोमीटर, तो वो उठेगा, उठ के चल देगा 5 किलोमीटर कहीं भी जहां भी उसका मन करेगा। तो ये मैंने उसको दे दिया है, एक डिस्टेंस दिया है उसको, मैंने उसको कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, उसको एक चलने के लिए डिस्टेंस दे दिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ अभिषेक उठो 5 किलोमीटर चलो, लेकिन नॉर्थ की तरफ चलो, तो अब वो ऐसे राइट साइड नहीं जा सकता, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इधर वेस्ट में डायरेक्शन Displacement. हाँ, तो अब मैंने उसको क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट दिया है जिसमें डायरेक्शन भी बता दी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर क्वांटिटी का। बात समझ में आई क्या? Vector ऐसी quantity. क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, नंबर हो, जैसे कि 5 किलोमीटर चलना है, प्लस डायरेक्शन हो, Scalar quantity. डायरेक्शन में चलना है, तो जैसे कि 5 Vector. किलोमीटर चलना है, Vector मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ में चलना है मतलब कि डायरेक्शन भी हो गया। तो जब दोनों क्वांटिटीज मौजूद हो, डायरेक्शन भी मौजूद हो और ये भी मौजूद हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर जैसे क्वांटिटी। AB की डायरेक्शन क्या है? राइट साइड की तरफ है, ठीक है। ये एग्जैक्ट तरीका तो नहीं वो बताने का, लेकिन इन जनरल मैंने बता दिया कि AB की डायरेक्शन क्या है? राइट साइड हो। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी यही बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें वैसे आप लोगों को पता ही होगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आया है एक्स एक्सिस के, एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, वो पॉजिटिव 2 है कि नेगेटिव 2 है? पॉजिटिव 2 है सर। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे, वाई वर्टिकल एक्सिस Negative पे हाँ नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव, अप साइड जाएगा तो पॉजिटिव, डाउन साइड जाएगा तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा? एक पार्टिकल ए पॉइंट से शुरू होता है, ऐसे एक पार्टिकल ए से शुरू होता है, जाता है बी पर, और फिर बी से वापस आ जाता है ए पर अगेन। तो इस केस में उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी कि इनिशियल के जो कंपोनेंट्स माइनस फाइनल के कंपोनेंट्स क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। अब दोनों सेम चीज को माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट उसका 0। ये बात समझ में आ रही होगी आगे सभी? हाँ, डायमेंशन क्या? टाइम 0, मास है नहीं, टाइम 0 है नहीं, लेंथ का 1 है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस में सेंटीमीटर, छोटी सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड एक सिस्टम होता है, उसमें उसका सेंटीमीटर है। एसआई सिस्टम में यूनिट यानी स्टैंडर्ड सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। ये बात सभी को समझ आई? इसमें कोई डाउट किसी को कुछ पूछना? No sir. चलो अब आगे बढ़ते तो ये वेक्टर जो इसका सम है सर, आंसर है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट बताएगा? हाँ, ये हमेशा आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ना? हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ओके सर। इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो? मतलब कि ओवरऑल कि इसने कितना चला है, 3 मीटर चला है, 4 मीटर चला है, वो कुछ और होगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहे हॉरिजॉन्टली कितना चला है और वर्टिकली कितना चला है, 2 हिस्सों में बता रहा है। हम इन दोनों का ओवरऑल निकाल सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कि ये यहां से यहां तक की ये जो लेंथ हम बता सकते हैं। एक्चुअल में ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ऐसे हॉरिजॉन्टली
इसने कितना चला है, हॉरिजॉन्टली ऐसे इसने 2 चला है, और फिर ऐसे नीचे वर्टिकली कितना चला है, ऐसे वर्टिकली नीचे चला है इसने -1। ये चीज इसने यहाँ पे की। ये बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ, तो ये बताने का तरीका Yes, है, sir. ये 2 हिस्सों में बांट के बताता है कि हॉरिजॉन्टली कितना चल रहा है, वर्टिकली कितना चल रहा है। डायरेक्ट नहीं बताता, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कोई मुझे बताएगा डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम इस वेक्टर की मदद से? सर अंडर में स्केयर करना ही है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि डायरेक्ट जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट लेंथ है, मैग्नीट्यूड क्या है। 2 पार्ट में नहीं बताना है कि हॉरिजॉन्टल कितना चला, वर्टिकल कितना चला, डायरेक्ट बताना है, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड बताना है। तो plus अंडर रूट 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस और -1 5 हो जाएगा सर। -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। √5। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। चलो Yes, अब डायरेक्शन बता दो। tan थीटा, इसकी डायरेक्शन जो होती है tan थीटा से बताए। tan थीटा जो होगा इसका y वाला कंपोनेंट अपॉन इसका x वाला कंपोनेंट, डेल्टा r का x वाला कंपोनेंट। इस डेल्टा r का y वाला कंपोनेंट कितना है, 1 है, -1 है, कितना है, 1 9 -1 -1 और x वाला By कंपोनेंट 2 कितना है, +2 +2। तो जो tan थीटा आ जाएगा ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 45। -1/2। अब वो किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में आता है कि सेकंड में आता है, ठीक है, उसका कितना एंगल हो जाएगा, ये अब आप लोगों के बताने का तरीका है जो आप मैथ्स के स्टूडेंट थर्ड हो। क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव tan का, नहीं No, सर, sir, थर्ड all क्वाड्रेंट बात में। थर्ड में नहीं, हम सिर्फ 0 से 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। थर्ड में ओके सर, ओके। थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है सर। हाँ, सर सेकंड में आएगा क्योंकि फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी Actual पॉजिटिव में होता है। ये आएगा काहे में, ये आप सोच के मुझे बता सकते हो, ये होमवर्क है, बस हिंट मैं दे रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता तो फोर्थ है? हाँ, समझ में आई? फोर्थ और सेकंड में नेगेटिव होता है सर। हाँ, बट इस डेटा के हिसाब से बताओ सर फोर्थ में होगा। फोर्थ। हाँ, समझ आई क्या? अगर वो -2 प्लस समथिंग लिखा होता तब वो सेकंड क्वाड्रेटिक में आता। बात समझ आई आप लोगों को? ओके सर, हमें x एक्सिस और y एक्सिस के जैसे देखना है कि x हाँ। एक्सिस नेगेटिव है या y हाँ, एक्सिस। यस एग्जैक्टली। ओके ओके सर, ओके। इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये अब आपको पढ़ने की चीज है। हमें ये आप और ज्यादा चीजें अच्छे से पढ़ोगे जब आप वेक्टर्स आगे पढ़ोगे। अभी फिलहाल जितना जरूरत है उतना आपको बता दे रहा हूँ और आपको ये बाकी चीजें खुद से करनी है, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा डीप नहीं है। ओके सर। अब ये क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि एक साइकिलिस्ट जो है 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है कि पार्टिकल पॉइंट पी से स्टार्ट करके सर्कुलर ग्राउंड पे मोशन कर रहा है जिसकी रेडियस 2 किलोमीटर और वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कमफ्रेंस पर चलते हुए मूव कर रहा है और पॉइंट एस तक आता है। पॉइंट पी से शुरू होता है, ऐसे चलता है चलता कहाँ पहुंच गया, एस पे पहुंच गया। अब जब एस पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन यही है कि कहाँ से शुरू करके कहाँ तक की ज्वाइन लाइन को बोलते हैं सब P to S तक के जो लाइन ज्वाइन करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, पी से एस तक की ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। वेक्टर पीएस ऐसे बोल लो या डेल्टा आर बोल लो, दोनों लिखने का आपको पता चल जाए तो आसानी होगी। कोई मुझे बता सकता है कैसे कर लेंगे? अगर रेडियस 2 किलोमीटर दी हुई है तो ये पीएस निकल सकता है आसानी से। यस सर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते डेल्टा हैं आर हम। में डाल देंगे। हाँ, कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? पाइथागोरस ऐसे लगा ए भाई, किसने कौन ऐसे कर रहा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी गुड, करेक्ट। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इसको सॉल्व करोगे √8 आ जाएगा, तो ये जो आ जाएगा आपका √8 आ जाएगा, करेक्ट। ये 2024 का जेईई मेंस का सवाल आपने सॉल्व कर लिया। डिस्टेंस की बात करें, जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ है, यानी जिस रास्ते पर वो चल करके आया है उस रास्ते की लंबाई को हम क्या बोल देते हैं भाई? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। और यहाँ बोले डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ रास्ते की लंबाई को बोलते हैं। ये इनिशियल फाइनल पोजीशन पर की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें किस रास्ते से चल करके आया है उस पर डिपेंड करता है कि उस रास्ते की लंबाई कितनी है। कौन है भाई? माइक ऑफ करो। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पाथ जो कि हमेशा एसोसिएटेड विद व्हेन कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टू, ठीक, कुछ खास ऐसी बात नहीं। अब जैसे इन्होंने बोला कि ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट तक गया है, तो ऐसे रास्ते से भी जा सकता है, डायरेक्ट घूम टहल के भैया पानी पीते चाय पीते हुए ऐसे रास्ते से भी जा सकता है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए जा सकता है, जैसे तुम लोग करते हो। आई बात समझ में? तो ये भी ऐसे भी जा सकता है। अब किसी को बहुत ज्यादा घूमने घामने का मन है, ऐसे 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 भी जा सकता है। तो ये थर्ड पाथ हो गया, ये फोर्थ पाथ हो गया। यानी कि जिस जिस तरीके से आपका मन कर रहा है, हाँ भाई ऐसे ही करते थे,
पवनदीप ऐसे उठते थे क्लास पे, सर जा रहे हैं वॉशरूम, वॉशरूम के बहाने निकलते थे, पूरा स्कूल घूमते घामते एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से होते हुए पूरे पीरियड के आखिरी में आते थे, फिर डांट सुनते थे, फिर मजा बहुत करते थे, है? तो ये उसका जिस भी रास्ते से चल करके आ रहा है उस रास्ते की लंबाई को हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का कोई रूल नहीं होता, किधर जा रहे हो किधर नहीं जा रहे हो, बस बोल दिया 5 किलोमीटर, जैसे मैंने बोल दिया शिफा खान को बोल दिया बेटा उठो 5 किलोमीटर चलो, अब वो 5 किलोमीटर कहीं भी चल सकती है, ऐसे सर्कल में घूम सकती है, ऐसे स्क्वायर में घूम सकती है, कहीं भी कैसे भी उसका जो मन करे वो 5 किलोमीटर चले, उससे मतलब ही नहीं है कि वो कहाँ है, इनिशियल कहाँ है फाइनल, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, जिस रास्ते पे चल रही है उसकी बात, जैसे वो सर्कुलर में भी घूम सकती है बेटा, वो रेक्टेंगल में भी घूम सकती है, तो उस पाथ की बात करते हैं कि किस रास्ते पर चली है। इट नेवर रिड्यूसेस विद टाइम, ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ ये घट सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है बढ़ते, आप पीछे आते जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा, घटते 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 आप उसी जगह पे पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था, तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं, कभी भी जीरो नहीं होता, टाइम के साथ कभी भी घटता है। 50 जो कवर डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, पीछे हमने देखा नेगेटिव भी था, उसका y कंपोनेंट नेगेटिव था, y डायरेक्शन में नेगेटिव था, x डायरेक्शन में पॉजिटिव था, या ओवरऑल भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, और नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, और जीरो कभी भी नहीं हो सकता डिस्टेंस। डायमेंशंस उसकी बिल्कुल सेम है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट और एसआई सिस्टम में यूनिट बिल्कुल सेम है, कोई नई बात नहीं है। अब डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं आपके साथ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो डिफरेंस क्या है, सेकंड बेटा रुक जाइए। सर बताया था जो पहले सर आए थे उन्होंने। अच्छा तो बताया था, तो फिर मुझे फिर से आप लोग बताओगे फटाफट। सर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है हाँ। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है, वेरी गुड, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सर सकता और डिस्टेंस जीरो भी स्केलर नहीं हो क्वांटिटी होती है, सकता। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये डिस्टेंस स्केलर वेक्टर। स्केलर होता है और ये क्या होता है, वेक्टर। वेक्टर और क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड और सर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल कवर पाथ किया जाता लेंथ होता है। एक मिनट मैं थोड़ा सा मुझे लिखने भी दे दीजिए। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ज्यादातर डिस्टेंस ऑफ पाथ लिखता है, लेकिन मुझे लगता है लेंथ ऑफ पाथ लिखना इज द बेटर वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड। है। शॉर्टेस्ट और ये शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल फाइनल पॉइंट। पॉइंट्स नहीं बोलेंगे, अब हमको पता है पोजीशन क्या है तो पोजीशंस बोलेंगे। ओके अच्छा वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है? मैग्नीट्यूड सर वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, वेरी गुड सारे स्टूडेंट्स। और स्केलर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है कि सर खाली मैग्नीट्यूड। स्केलर मैग्नीट्यूड होता है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी। अच्छा in- डिस्टेंस की एक से ज्यादा, 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस की एक वैल्यू से ज्यादा हो सकती है कि एक ही वैल्यू होगी? 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस तो एक ही वैल्यू होती है ना सर, बहुत वैल्यू हो सकती है। टोटल जितना ट्रैवल सर किया बहुत हो सकती है सर, ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी, टेढ़ा मेढ़ा 2 पॉइंट्स के बीच मैंने बोला बेटा, 2 पॉइंट्स के बीच, Yes, पॉइंट के बीच ये भी वैल्यू हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट में तो 2 पॉइंट्स के बीच उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? एक ही Only वैल्यू one. होगी सर। सर की होगी। बस यही एक ही हो सकती है। हाँ एक ही पाथ हो सकता है, तो वैल्यू भी उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है। 5 मीटर है तो 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो सकता, ठीक है। और आपने बोला कि ये 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और ये 0 नहीं हो सकता, ये बात आपने बहुत अच्छे से बन दिया। Yes, sir. अच्छा डिस्टेंस कभी डिक्रीज कर सकता है क्या टाइम के साथ? नो सर, डिस्टेंस No, कभी भी sir. डिक्रीज नहीं होता। इट कांट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम, Respect of विद time. टाइम। और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस सर, कर Yes, सकता है। sir. हाँ, displacement आगे करते हैं। डिक्रीज कर जाएगा, करते 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 एक पोजीशन ऐसी आएगी कि Zero जहां हो से आपने जाएगा। शुरू किया था वहीं पहुंचे तो 0 हो जाएगा। तो Yes, यस, sir. इट कैन डिक्रीज विद टाइम, वक्त के साथ साथ ये डिक्रीज हो सकता है। अच्छा डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा किसी एक पाथ की अगर हम बात करें, किसी एक मोशन की बात करें, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी सर वो छोटा नहीं हो कंडीशन सकता। अप्लाई होती है।
हाँ, वो कंडीशन Yes, यही sir. है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा या तो बराबर हो सकता है, और उसी का उल्टा बोल दो कि डिस्प्लेसमेंट या तो हमेशा छोटा रहेगा या तो बराबर या रहेगा इक्वल रहेगा डिस्टेंस के। यस सर। हाँ हाँ, डिस्टेंस के। सर जैसे दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं हाँ, L1। डायमेंशंस बिल्कुल दोनों की सेम होती हैं, और ठीक है। SI यूनिट और CGS यूनिट भी सेम होती हैं। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे ये वाली बात में फिर से समझा दूं, जैसे एक पार्टिकल ऐसे ऐसे जा करके ऐसे गया है, अब यहाँ से अच्छा थोड़ा और आसान कर देते हैं, ऐसे गया है वो, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। ये भी 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये टोटल 6 मीटर है, यहाँ नहीं लिखते हैं, ये टोटल 6 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। अब इस केस में मुझे बताना डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऐसे जा रहा 16 है। मीटर। सर 16 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सर A और B के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल किया। हाँ, तो शॉर्टेस्ट पाथ आप 5 ट्रैवल minutes. कर सकते हैं, ये डायरेक्ट लाइन है ना, सर ये शॉर्टेस्ट 5 पाथ किलोमीटर। 5 5 किलोमीटर या किलोमीटर मीटर से। क्यूब। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट है 5 और डिस्टेंस कितना आपने बोला 16। 16। बड़ा है कि नहीं? किलोमीटर। डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस बड़ा हुआ कि नहीं डिस्प्लेसमेंट से? यस सर। यस हाँ, सर। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। बराबर कब होगा? अब बराबर कब होगा? ये एक A पोजीशन है और एक B पोजीशन है, A और B के बीच की जो लंबाई है वो 3 है। अब बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर ऐसे क्या डिस्टेंस पार्टिकल भी ऐसे 3 है, डिस्प्लेसमेंट भी 3 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इस केस में बराबर, तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, दोनों छोटे बड़े भी हो सकते हैं। यस अब सर। कुछ ऐसी ग्राफ, हाँ बेटा बोलिए। सर he said yes. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉसिबल ग्राफ। सम ऐसे ग्राफ है, टाइम और डिस्टेंस के कुछ ऐसे ग्राफ है जो पॉसिबल ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप देखो कि डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है अभी कि नेगेटिव? कौन है भाई? पॉजिटिव है सर। तक और कर दो बेटा, माइक म्यूट कर दो। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव हो गया? नेगेटिव। क्या नेगेटिव हो डिस्टेंस गया नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नो सर, सर no, कभी भी नहीं हो इस सकता। वजह से पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस इज नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट बात बेटा सभी? यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस सर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये टाइम T1 है, ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये टाइम T1 है, ऐसे इस टाइम T1 पे बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमने ऐसे वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दिया, यानी कि टाइम T1 की बात। टाइम T1 पर दो ग्राफ की दो जगह दिख रही, ग्राफ की एक ये जगह दिख रही, एक ये जगह दिख रही, यानी कि ये दो पोजीशंस बता रहा है कि पार्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो पोजीशन बता रहा है कि इस टाइम T1, मान लो ये 3 सेकंड है, कि जब मोशन, ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड, जब मोशन शुरू हुआ तो दूसरे सेकंड 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ, तीसरे सेकंड पे हमने ग्राफ में देखा कि दो ग्राफ पर दो जगह दिख रही है। तीसरे सेकंड पर एक ये जगह दिख रही है A वाली और एक ये जगह दिख रही है B वाली, यानी कि तीसरे सेकंड पर वो पार्टिकल दो जगहों पर मौजूद है, दो जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक वक्त पर मान सर इधर भी बैठे हो और उधर भी बैठे हो, इस रूम में भी हो और उस रूम में भी हो, या इस फ्लोर पे भी हो और नीचे वाले फ्लोर पे भी हो? इज इट पॉसिबल? नो सर नॉट Yes. पॉसिबल। नहीं, बिल्कुल। तो जब एक ऐसे डाला हमने टाइम पर, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है कि वो पार्टिकल इधर 3 मीटर पर भी हो और वो पार्टिकल इधर पीछे 4 मीटर पर भी हो तीसरे सेकंड पर, या अभी 8:10 पर एक पार्टिकल मुझे उधर 3 मीटर पे डिस्टेंस पे भी दिख रहा है और वही सेम पार्टिकल इधर मुझे पीछे 4 मीटर की डिस्टेंस पर भी दिख रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सी टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम विद टू डिफरेंट पोजीशन। तो ये पॉसिबल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट, या लिख सकते हैं पार्टिकल कैन नॉट बी एट टू पोजीशंस एट सेम टाइम। एक ही टाइम पर दो पोजीशन पर नहीं हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर।
अच्छा, अब इस ग्राफ में एक और गलती है। क्या गलती है? अगर आप ध्यान से ग्राफ को देखोगे तो ऐसे जा रहा है 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 ग्राफ, और ऐसे पीछे पलट करके आ रहा है, यानी कि टाइम कम होता जा रहा है। नेगेटिव हो रहा है। यस टाइम नेगेटिव नहीं बोलो, टाइम डिक्रीज बोल लो। नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है। हाँ, नेगेटिव भी बोल सकते हो। टाइम डिक्रीज होता जा रहा है, टाइम वापस पहुंचता जा रहा है, डिक्रीज होते 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 एग्जैक्ट वही टाइम पहुंच गया जहां से वो क्वेश्चन शुरू हुआ। क्या टाइम वापस आ सकता है? क्या जो अभी 8:10 जा चुका है आपकी लाइफ का और मेरी लाइफ का, क्या वो वापस आ सकता है? क्या टाइम वापस पीछे जा सकता है? क्या नो सर। नो सर। ये ग्राफ बता रहा है कि वापस जा रहा है, टाइम पीछे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टाइम वापस जा रहा है, पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मूवीज वगैरह में हो सकता है भैया, तो हमारे लिए तो मूवी चल नहीं रही, रियल लाइफ चल रही है, तो ये मूवी वगैरह में हो सकता है, यहाँ तो नहीं हो सकता। फिजिक्स में, रियल फिजिक्स में नहीं हो सकता है ना। बॉलीवुड मूवी नहीं है कि कुछ भी आप बना दिए जा रहे हो और कुछ भी फिजिक्स चले जा रही है। अरे बात समझ में, तो ये नहीं हो सकता यहाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गड़बड़ है। अब यहाँ पे उन्होंने स्पीड की बात कर दी। स्पीड भी जो है वो बिल्कुल डिस्टेंस की तरह है। तो जिस तरीके से स्पीड डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, उसी तरीके से स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो, स्पीड जो है एक्स एक्सिस के, यहाँ पे देखो स्पीड जो है ये नेगेटिव दिखा रहा है, नीचे की साइड नेगेटिव वाई एक्सिस पे दिखा रहा है, यहाँ भी नेगेटिव वाई एक्सिस पे दिखा रहा है, यहाँ भी नेगेटिव वाई एक्सिस पे दिखा रहा है। ये सारी की सारी स्पीड नेगेटिव वाई एक्सिस पे दिखा रहा है। और हमने पढ़ा है, या हम पढ़ेंगे भी अभी आगे, स्पीड कैन बी नेगेटिव और कैन नॉट बी नेगेटिव। कैन नॉट बी सर नेगेटिव। जब स्पीड कम Cannot होगी be तो वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। नहीं, स्पीड 0 हो सकती है, स्पीड कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव स्पीड होने का मतलब क्या हुआ कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, और स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर डायरेक्शन बता रहे हो तो आप वो स्पीड नहीं बता रहे हो, आप वो वेलोसिटी बता रहे हो। स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कम होगी। अब जैसे कि आपकी स्कूटी है, स्कूटी चलाया, किसने पूछा सवाल? यस सर। सवाल किसने पूछा था मुझसे? सर मैंने पूछा था, हाँ बेटा। अमनदीप कौर। अच्छा बेटा अमनदीप, आपने कभी चलाया, स्कूटी चलाया? नो सर। चलो, कभी स्कूटी पे बैठे, कभी ध्यान दिया? स्कूटी पे आगे एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर होता है, हाँ, ध्यान दिया कभी? देखा है। यस सर। हाँ, स्पीड है, जिसने भी चलाई है, जिसने ध्यान देखा होगा, वो ऐसे 0 से शुरू होता है, 1 पे रहता है, 1 नहीं 10 का चलता रहता है, 10 20 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो कभी भी क्या स्पीड ऐसे 0 से नीचे, यहाँ पे कभी मीटर आपको लिखा हुआ -1 लिखा हुआ दिखा हुआ? नो सर। नहीं लिखा। नो सर। स्पीड आपकी बढ़ सकती है, घट सकती है, हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं जा सकती। वो सर जब स्पीड डिक्रीज होगी तो उसको हम कैसे शो करेंगे सर? स्पीड डिक्रीज होगी तो कैसे शो करेंगे? स्पीड डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? स्पीड डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? शुरू में स्पीड कितनी थी? ये 14 थी, बाद में इनिशियल स्पीड फाइनल 14 - 4 कितना हो गया? 10। तो हम ये बोलेंगे कि इतनी स्पीड डिक्रीज हो गई, बस ऐसे शो करेंगे। और कैसे शो करने का तरीका आप सोच रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सोच रहे हो क्या उसका, या कुछ और सोच रहे यस हो? सर, ग्राफ में पूछ रही हूँ मैं कि स्पीड ग्राफ ग्राफ दिया में होगा। डिक्रीज, हाँ बिल्कुल। Yes, देखो, sir. ये बोलो ना आप, ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, ऐसे स्पीड ऐसे बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, ऐसे घट रही घट रही घट रही घट रही, स्पीड 0। अब वो गाड़ी retardation भले ही होता दूसरी है। डायरेक्शन में जा रही है, अब गाड़ी पीछे की डायरेक्शन में जा रही है, और पीछे की डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो अब वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और वो ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसमें हम सिर्फ देखेंगे कि बढ़ रही है कि घट रही है, किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में घट रही है, उससे हमें लेना देना नहीं। तो इसका ग्राफ ये बढ़ने का इंक्रीजिंग का हो गया, और इसका ग्राफ ये घटने का हो गया, डिक्रीजिंग का हो गया। ये वो पॉइंट हो गया जहां पे स्पीड 0 है, स्पीड इज 0, ऐसे बस बनेगा ग्राफ। ये टाइम, ये स्पीड। अभी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर, आगे ऐसे समझ। इसके अलावा और कोई ग्राफ ही नहीं है इसका। चलो, अब हम आज के लिए क्लास को इतना इनफ करते हैं। हालांकि मैं पढ़ाना बहुत चाह रहा था, लेकिन शुरू में आप लोग को थोड़ा सा थोड़ी देर और ले लो। नहीं बेटा, अभी आप लोग की दूसरी क्लासेस भी तो हैं, तो थोड़ा सा गैप देना जरूरी है। नो सर, ये लास्ट क्लास सर लास्ट है। लास्ट क्लास है। अब सारे Yes, बच्चों sir. का भी बेटा देखना पड़ता है ना, अब सब बच्चे नहीं ना कर सकते। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थोड़ा। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ये भी पढ़ाना था, ये भी पढ़ाना था, ये भी इम्पोर्टेंट, ये मैं बोल रहा था जो इसमें मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है इस शीटों में। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अब आप लोगों ने सीख रखा होगा, करेक्ट?
सर तभी Yes, sir. इंटीग्रेशन नहीं आता सर सही से, और डिफरेंशिएशन पूरा आता है हाई लेवल का, उसके क्वेश्चन भी कर रखे हैं। अच्छा चलो बहुत अच्छी, हाई लेवल का आपका डिफरेंशिएशन आता है, बट हमें यार फिजिक्स में उतना हाई लेवल के डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही बेसिक, बहुत ही मतलब सिंपल फंडामेंटल की जरूरत पड़ती है, बहुत हाई लेवल की नहीं जरूरत पड़ती है। ठीक है, जितने भी आप क्वेश्चंस लगाओगे उसका कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन मैथ्स उतनी हार्ड उतना हाई लेवल की नहीं लगेगी, लेकिन आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप मैथ्स में यूज करना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज होगा, यहाँ पर भी डिफरेंस एक और सर पर इंटीग्रेशन सर बेसिक से बता देना, इंटीग्रेशन में सही अरे से बेटा आता मैं ही नहीं। डिफरेंशिएशन बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैथ नहीं लगाना है, जोड़ गुणा घटाना मैथ्स में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, वो काम नहीं करना है। यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेके चलना है, कि अलग तरीके का दिमाग ज्यादा लगाना है, तो वो सिखाऊंगा मैं। वहां पे एक ही जगह पे लगाना है और उसी में सब पूरा लगा देना है, यहाँ पे 4-5 चीजों को लेके लगाना है और पूरा एकदम मिक्स कॉन्सेप्ट एक साथ इंटरकनेक्ट करके करना है, तो वो सिखाऊंगा मैं यहाँ पे, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, अभी आप तो बस लगा रहे हो, अभी बस डिफरेंशिएशन कर रहे हो, बट एक्चुअल में होता क्या डिफरेंशिएशन वो आप सीखोगे अब।